हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी डेली शाम को 7 बजे एकदम धुआंधार क्लास चल रही है, जिसमें हम आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम कम्प्लीटली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपका 2021 वाला जो पेपर था उसको सॉल्व करवाया पूरी डिटेल के साथ। नहीं देखा है आपने तो आप जाकर देख लीजिएगा, या फिर आप सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा बाय वैष्णवी मैम करके, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आज जो हम कर रहे हैं वो है 2013 का पेपर। 2013 का पेपर हमने इसके 65 क्वेश्चंस हमने कल करवा दिए थे। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस हमें आज करना है। ठीक है, तो जिसने कल वाली क्लास ना देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। अच्छा, जल्दी से छाप के बताओ कि कल वाला पेपर किसने किसने पढ़ लिया है। मतलब जो 2013 का पहला पार्ट कल हुआ था वो किसने किसने कल पढ़ा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हाँ, शाबाश, जिसने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो जाकर पढ़ ले। ठीक है, आज की क्लास पढ़ लीजिए, फिर बाद में उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोला जा रहा है, और देखिएगा डिटेल्स से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो नया आयोग बनेगा वो खुद से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को कुछ भी करने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति होगी वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके डिटेल्स से ही पुट अप होंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, तो कल हमने 65 तक पढ़ा दिया था, आज हमें 66 से बताइए। 66 से पूछा जा रहा है, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था, बताइए। केबी जेना, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत, मनसिमरन सिंह, बताइए। 66। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ये है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, आगे तो देखिए, कृपाल सिंह शेखावत की कला के प्रति अटूट साधना ने उन्हें अनेक पुरस्कार दिलाए। अब यहाँ से समझिए, 1967 ईस्वी में हस्तशिल्प मतलब ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान स्वरूप इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, और 1974 ईस्वी में इनको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क ने विश्व के 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में से एक मानते हुए टोरंटो में सम्मानित किया। ठीक है, 1967 में ब्लू पॉटरी के लिए और 1974 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क में 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में से एक मानते हुए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, संथाल फैमिली मूर्ति की चित्रकार कौन था, बताइए। बलवीर सिंह कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह परमार, पी सुरेंद्र। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राम किंकर बैज। तो यहाँ से देखिए, राम किंकर बैज का जन्म होता है बंगाल में। ठीक है, एवं शांति निकेतन से कला की शिक्षा लेते हैं। कहाँ से? शांति निकेतन से। और 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के खुले आकाश में इन्होंने सीमेंट कंक्रीट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, किससे? सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया था, जो कितना ऊंचा है? 427 सेंटीमीटर ये ऊंची है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हर चीज़, बिल्कुल बार बार बोली जा रही है कि हर चीज़ आपको पढ़नी है। बताइए, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? सिंपल सा है, आपने आंसर देख भी लिया है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, सीधे बता देते हैं। तो सेकंड नंबर है, 1819 में खोज होती है। ठीक है, और अजंता की इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ लगभग 1000 वर्षों तक कला जगत की अनभिज्ञता का शिकार रहकर सन 1819 में यह प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। तो दे रहा है, अब देखिए, रसास्वादन एवं सडंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको समझिए। भारतीय चित्रकला के सडंगों का सही क्रम पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग करेंगे फटाफट से, और इसके पहले भी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसने नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लासें आगे भी मिलेंगी ऐसे ही। चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ठीक है, ऑप्शन ए
करेक्ट होगा। अब चलिए इसकी रिप्लाई देखते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं बताइए? लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, हरा नीला पीला, हरा लाल पीला। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल नीला पीला। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल नीला और हरा है। ठीक है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल नीला हरा है। इन्हें योगात्मक प्राथमिक रंग कहा जाता है क्योंकि इन तीनों के योग से सफ़ेद प्रकाश का प्रभाव बनता है। ठीक है, आगे। प्राइमरी रंग मतलब प्राथमिक रंग वह हैं जिनमें स्वतः स्वाभाविक अपनापन गुण होता है और जिस रंग में किसी अन्य रंगों की मिलावट नहीं हो उन्हें ही हम मुख्य रंग बोलते हैं, और ये 3 हैं। ठीक है, स्कारलेट रेड, लेमन येलो और अल्ट्रामेरिन ब्लू। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, ब्रैडले। बताइए 71। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये भरत मुनि ने। अब देख लीजिए इसको। भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध है और शास्त्रों में स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति मानी जाती है। आरंभ में भरत मुनि, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भरत मुनि ने 8 रस और उनके 8 स्थायी भाव बताए हैं। ठीक है, अब देखिए कला के सौंदर्य से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, विबग्योर। क्या कहते हैं? आंसर जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। क्या जाएगा? ऑप्शन ए, इसे हम ह्यू बोलते हैं। रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू बोलते हैं। रंग के प्रमुख 3 गुण हैं, रंगत, मान, सघनता, तीनों माने जाते हैं, जिसमें रंगत ह्यू रंग जिसे विशेष नाम है लाल नीला पीला। ठीक है, और किसी भी वस्तु को सर्वप्रथम उसके रंगत से ही पहचाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूछा जा रहा है किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? बताइए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए, ये सुकरात ने कहा था। ठीक है, सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक था और इसका जन्म 470 से मतलब 69 लगभग ईसा पूर्व में एथेंस में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पूछा जा रहा है विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीक। बताइए क्या होगा आंसर? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड छोटा कर दे थोड़ा सा। चलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के सौंदर्य विचारक ह्यूम सौंदर्य को किसी कृति के अवयवों की ऐसी व्यवस्था मानते हैं जो मानवीय स्वभाव के मूल रूप, परंपरा अथवा कल्पनात्मक कुशलता के कारण आनंद प्रदान करने में सक्षम है। जो आनंद अथवा सुख प्रदान न करके पीड़ादायक हो वही कुरूप है। अभी आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिए, फिर हम आपका मतलब नॉर्मल भी करवा देंगे। ठीक है, अभी आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम है ना। अभी डेट नहीं आई हुई है, जैसे ही डेट आ जाएगी तो पूरे मतलब कि एक बार हम फिर से करवा देंगे। डेट क्या, ऐसे भी हम करवा देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लूव्र पेरिस में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन में, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। बताइए क्या होगा 75? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए। हेनरी मातिस का डांस नामक चित्र न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है और इस तेल चित्र को कब बनाया गया है? 1909 में बनाया गया है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, जुल्स चर्ट, एडगर देगा, पियरे अगस्ट रेनवा। बताइए 76। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जुल्स चर्ट। अब इसकी रिप्लाई देखिए।
फ्रेंच डिजाइनर जुल्स चर्ट को आधुनिक पोस्टरों का जनक कहा जाता है? पूछा जा सकता है, याद रखना है। इन्होंने पोस्टर डिजाइन का एक नई शैली का विकास किया और जुल्स चर्ट को महिलाओं की मुक्ति का पिता भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाएं इनके पोस्टर से प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की जीवन शैली एवं कपड़ों का प्रयोग किया करती थी। ठीक है, आगे। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली, रेने मार्गरेट, पॉल डेल्वा। क्या होगा 77? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जॉन मीरो। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, जॉन मीरो। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए। जॉन मीरो का जन्म 1893 में होता है। इन्होंने आरंभिक शिक्षण बार्सिलोना के कला विद्यालय से प्राप्त किया और ये एक प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं। कौन? अति यथार्थवादी कलाकार। और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र में मातृत्व, भाड़ का महोत्सव, जोता हुआ खेत और चांदनी रात में स्त्रियां व पक्षी, द वॉल ऑफ द मून, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, कौन? किसके? जॉन मीरो के। ठीक है, आगे आगे दे रहा है सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे, बताइए। लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, माइकल एंजेलो, ड्यूरर। क्या हो जाएगा 78 का? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो। तो सन 1512 ईस्वी में माइकल एंजेलो की विलक्षण चित्रशिल्प लोगों की दृष्टि में सबसे पहले आता है और वे एक श्रेष्ठ चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुविद भी थे। उनके सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन से हैं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वेटिकन सिस्टाइन चैपल की छत और दीवारों का चित्रण जो माइकल एंजेलो की महानता को उजागर करता है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। पूछा जा रहा है लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? लॉरेंजो घिबर्टी, दोनातेल्लो, आंद्रिया देल वेरोजियो और फिर है जॉर्ज वसारी। बताइए। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंद्रिया देल वेरोशियो। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वेरासियो हैं ये एक इटालियन कलाकार थे। ठीक है, ये मूर्तिकार भी थे, स्वर्णकार भी थे और इनके 3 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? लियोनार्डो दा विंसी, पेट्रो पेरुगिनो, लॉरेंजो डी कैंडी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया है? माइकल एंजेलो, टिशिया, लियोनार्डो, राफेल। बताइए। देखिए क्लास बनाने में बहुत मेहनत पड़ रही है, सभी तक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिए, बस ये कुछ मतलब कि ये जितनी भी आपकी डिटेल्स चल रही हैं इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन और फिर डायरेक्ट आंसर ऐसे करके भी बता देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अभी टाइम है आपके पास, तो आप आराम से डिटेल्स भी पढ़िए क्योंकि हमें लग रहा है कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हाँ, आंसर क्या होगा आपका? शाबाश, ऑप्शन डी, राफेल। राफेल जो है ये उच्च पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनका जन्म फ्लोरेंस के उर्बिनो नामक स्थान पर होता है। इन्होंने कम उम्र में ही लियोनार्डो दा विंची व एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं। इन्होंने कम उम्र में ही लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के समान प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में कौन सा है? सैनिकों का स्वप्न, स्कूल ऑफ एथेंस, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। ठीक है, आगे ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो, सल्वाडोर डॉली, कार्डेंस्की, जॉन मीरो। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कार्डेंस्की। तो ब्लू राइडर नामक नव आंदोलन की पहल किसने की है? कार्डेंस्की ने की है और 20वीं शताब्दी के जर्मन कला के पुनरुद्धार आंदोलन में इस ग्रुप ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, आगे भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली थी? कहाँ खुली थी? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता। क्या होगा आंसर?
आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी, ये मुंबई में खुली थी और कब, 1907 में। ठीक है, जो जो इम्पॉर्टेंट है ना उसमें हम गोला करते जाएंगे, आप वहाँ से समझ लेना। अब देखिए पूछा जा रहा है लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई, एलपीआई। बताइए 83 का क्या होगा? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है डीपीआई, जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। अब इसको देख लीजिए। प्रिंटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर द्वारा सामान्यतः 300, 600, 1200 डॉट पर इंच निकाले जाते हैं और लेज़र प्रिंटर में रिजोल्यूशन की इकाई को किस में मापते हैं? डीपीआई में मापते हैं। इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। अब पूछा जा रहा है ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्रॉक, फ्रेंज मार्क, शेगाल, सेजा। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्रेंज मार्क। किसने? फ्रेंज मार्क ने। तो ब्लू राइडर ग्रुप चारों विकल्पों में कोई भी यह पेंटिंग नहीं बनाई, अतः दिए गए विकल्पों में से फ्रेंज मार्क ही एकमात्र कलाकार हैं जिनका ब्लू राइडर ग्रुप की स्थापना में योगदान रहा है। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वॉन गॉग, पाल गौगा, कैमिले पिसारो, क्लॉड मोने। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विंसेंट वॉन गॉग। आगे चलते हैं। देखिए, विंसेंट वॉन गॉग उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। जिनका जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में। और इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में सूरजमुखी के फूल, द पोटैटो ईटर मतलब आलू भक्षी या आलूखोर, ये सब जो है फेमस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। बताइए सभी लोग फटाफट से, क्या होगा? हाँ, आंसर की बात की जाए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है जर्मनी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ। कहाँ पर? जर्मनी में। इसकी तुलना गोथिक कला की गूढ़ भावनात्मकता से की जाती है और अभिव्यंजनावादी कला में कलाकार मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या ऐंठनदार रूप में बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तेल रंग, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। बताइए क्या हो जाएगा आंसर 87 का? हाँ, आंसर जाएगा आपका सेकंड नंबर, कैनवास पर तेल रंग। तो सन 1937 में पिकासो के विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका, इसका जो माप है ये देख लीजिए, आपके सामने माप दी हुई है। ये करीब एक नीले रंग से बनाया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यह जर्मन तानाशाह के आक्रमणों के द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव ग्वेर्निका का ध्वंस है। और देखिए क्या लिखा है, ग्वेर्निका मतलब न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये पिकासो की चरमोत्कर्ष रचना 1937 में रची गई और पिकासो ने लगभग 2 लाख कलाकृतियों की रचना तेल चित्र, रेखांकन, मूर्ति शिल्प, ग्राफिक इत्यादि से की है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये हर चीज़ जो आपको डिटेल में मिल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बस। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। बताइए। एक क्लास में आप केवल 65 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, 65 से जाने कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं डिटेल से, समझे? ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। हेनरी मूर का जन्म 30 जुलाई 1898 ईस्वी को होता है, इंग्लैंड में कास्टलफोर्ड के यॉर्कशायर में होता है। ठीक है, याद रखना है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को दी गोया, ऑनर डोमियर, रैमरा। क्या होगा 89 का? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को दी गोया। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है? 1746 में। कहाँ पर? स्पेन में। और गोया एक रोमांसवादी कलाकार हैं। ठीक है, इन्होंने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में युद्ध के दुष्परिणाम, 2 मई व 3 मई, ये सब प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज के साथ साथ चांचल्य नाम की चित्रमालिका का निर्माण भी किया था। अब समझ लीजिए यहाँ से कितने क्वेश्चन हमसे
पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो पीछे पूछ लिए गए हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। और जिसने ये सब कुछ पढ़ लिया, अगर आपके एग्ज़ाम देने जाएंगे, वैसे तो जाएंगे ही 100%, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको हमारी एक एक बात याद आएगी। देख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, आप देख लीजिएगा, लौट के इसी क्लास को फिर से सुन लीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसने ये सब चीज़ें पढ़ ली, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% मिलने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, जो पढ़ लेगा वो याद करेगा कि हाँ हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, वैसे तो आपने थ्योरी खूब दम से पढ़ ली है, हमें पता है, लेकिन यहाँ जो थ्योरी पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको आती है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, इटली, ठीक है। चलिए, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं उसको तो पढ़ ही लीजिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको घूमने फिरने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो घूम फिर लो, अच्छे से घूम फिर लो, ठीक है। तो देखिए, इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ है और इसके प्रणेता थे, ठीक है। कौन थे प्रणेता? फिलिप्पो तोमासे मारिनेत्ती थे और इनका जन्म होता है 1876 में। कहाँ पर? इजिप्ट में होता है। और इनके पिता एक कुशल उद्योगपति थे। इनका अध्ययन फ्रांस में सोरबोर्न, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सोरबोर्न विश्वविद्यालय में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। आगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइए 91 का क्या होगा? ऑप्शन बी, ये है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। आगे, द मर्चेंट, ये तो वही लिखा है। चलिए, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रोंदा, रैम्ब्रा, वॉन गॉग, हेनरी मूर। बताइए 92 का क्या होगा? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉन गॉग। वॉन गॉग का जन्म 1853 ईस्वी में हॉलैंड में होता है और इनकी प्रसिद्धि उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में है। और लास्ट फॉर लाइफ नामक पुस्तक इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है और यह पुस्तक इनके जीवन पर ही लिखी गई है। प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा। किस चित्रकार ने बनाया है? टिशियन, कैरावेजियो, रैम्ब्रा, लियोनार्डो विंची। ऑप्शन ए होगा टिशियन ने। वेनिस के प्रसिद्ध, कहाँ के? वेनिस के प्रसिद्ध चित्रकार टिशियन का जन्म 1485 ईस्वी में होता है और इसकी गणना इटली के पुनरुत्थान काल के कलाकारों में की जाती है और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा माना जाता है। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। कब होता है? 1881 में होता है। कौन से गांव में? मलागा नाम के गांव में होता है और इनके पिता थे होसे उइथ, चित्रकार एवं स्थानीय विद्यालय में ये चित्रकला के अध्यापक थे, ठीक है। आगे, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित थे? पुनर्जागरण, अत्यलंकृत और बरोक, स्वच्छंदतावाद। बताइए। हाँ, तो देखिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बरोक। इटली के लाने वाले कैरावेजियो का बरोक कला के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कराची व माइकल एंजेलो, कैरावेजियो, ये बरोक कला के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। आगे, जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित हैं? रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। बताइए क्या होगा 96 का? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो 1795 में कांस्टेबल को कला शिक्षा के लिए लंदन जाने की आज्ञा मिल गई। वहां उनकी भेंट किससे? रॉयल एकेडमी में रिचर्ड पिल्सन के शिष्य थे जोसेफ फॉरिंगटन से होती है और फॉरिंगटन ने कांस्टेबल को अपने कला संबंधी विचारों से अवगत कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखा है 1802 में उसने अपने दृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी की, किंतु उसका अधिक स्वागत नहीं हुआ। ये एक प्रसिद्ध इंग्लिश दृश्य चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट पर आइए, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है?
बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर की बात कर लें, ऑप्शन डी हो जाएगा, रोंदा की है। द थिंकर जो है ये फ्रांसीसी मूर्तिकार हैं, रोंदा इनके द्वारा बनता है, और इनकी कुछ हैं सेंट जॉन बपिस्टा और एडम। ठीक है, आगे मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लूव्र, ओरसे म्यूजियम, म्यूसी द क्वाय ब्रानले, म्यूसी रोंदा। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा भी है। ऑप्शन ए म्यूजी द लूव्र म्यूजियम। तो 1503 से 6 में बनता है। बनाने वाले कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, और यह पेरिस में लूव्र म्यूजियम में रखी गई है। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था? क्लोड मोने, एडवर्ड मोने, पॉल गॉगा, विंसेंट वॉन गॉग। आंसर होगा फर्स्ट नंबर, क्लोड मोने। तो 1872 ईस्वी में फ्रांस की राजकीय ललित कला अकादमी में मतलब राज्य की ललित कला अकादमी से एक सेकंड फिर से बोलते हैं। 1872 ईस्वी में फ्रांस की राजकीय ललित कला अकादमी से तिरस्कृत नए चित्रकारों ने मिलजुल कर अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी की, और इस प्रदर्शनी में मोने का एक दृश्य चित्र है इम्प्रेशंस सनराइज, मतलब सूर्योदय का प्रभाव पुराने कला मर्मज्ञों को बड़ा अच्छा लगा था। आगे रेमंड ड्यूशा विलों की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? स्टील, कांसा, ग्रेनाइट, मार्बल। बताइए, 100 पे आ गए हैं, बताइए। हाँ, ऑप्शन बी ये है, कांसा में बनती है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। रेमंड ड्यूशा का हॉर्स शीर्षक मूर्ति कांसे में बनी है, और यह दादावाद शैली के कलाकार हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाद का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सेज़ां, पिकासो, गोया, मातिस। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मातिस है। ठीक है, भाववाद कला आंदोलन का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में, और इसके नेता कौन है? ओरी मातिस। और इस कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव जर्मन कला पर पड़ता है, और इस वाद का प्रथम प्रदर्शनी 1905 में ही कहाँ लगती है? फ्रांस में लगती है। इतना आपको याद करना है। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन है? लास्ट सपर, ग्वेर्निका, सनफ्लावर, बर्थ ऑफ वीनस। बताइए 102 का। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी ग्वेर्निका। तो 1937 में रचित पिकासो के विश्वविख्यात ग्वेर्निका करीब एक ही, मतलब ऊपर हमने पैसे भी पढ़ा दिया है ना। 1937 में रचित पिकासो के विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका करीब एक ही नीले रंग में बनाया गया है, और चित्र का विषय जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा किया गया है, और स्पेन के सीमावर्ती गांव ग्वेर्निका का ही ये ध्वंस है। अभी हमने पढ़ा दिया है ना। आगे नेक्स्ट फिर आता है, अब ये विविध से पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, इसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है HTML किसको इंगित करता है? बताइए क्या है? बहुत सिंपल सा है। तो आंसर होगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको देख लीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मनुष्य के लिए ज़रूरी एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, और इसके निर्माण में कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग होता है। अब ये मत समझिए, ये सब नहीं आएगा आपसे। आगे है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से होते हैं? बताइए। आंसर की बात कर ले। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, सेमे यैब। ठीक है, ये हमने बता दिया। आगे चलते हैं। वॉल्ट डिज्नी किसके जनक हैं? स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, ब्लॉक मेकिंग के। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एनिमेशन प्रक्रिया के। ठीक है, नेक्स्ट रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताइए क्या होगा रैम का? याद रखना है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक चीज़ याद रखना, रैम जो है ना ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है। खेल, संगीत, नृत्य, मिलिट्री। क्या होगा बताएंगे सभी लोग?
आंसर याद रखना है ऑप्शन डी मिलिट्री। अब देखिए यहाँ पर विज्ञापन में कैंपेन शब्द मिलिट्री से आया है। मिलिट्री मतलब सेना द्वारा किसी निश्चित भूभाग समय में चलाए जाने वाले सैनिक अभियान को क्या कहते हैं? कैंपेन कहते हैं। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1440 में, 80, 50, 60। बताइए क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1440 एडी में होता है। ठीक है, आगे आगे दे रहा है सन 1440 ईस्वी में जर्मन के जोहन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों से लिखित संदेश के मुद्रण का आविष्कार किया था। गुटेनबर्ग के इसी मुद्रण के आविष्कार से टाइप तथा टाइप के संयोजन से टाइपोग्राफी का विकास होता है। ठीक है, फिर दे रहा है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? डेविड ओगिलवी, जेम्स अगस्त, बोलनी बी पालमार, A.W. अय्यर। बताइए लगातार कंटिन्यू बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज़ भारी हो रही है। हाँ, ऑप्शन बी जेम्स अगस्त। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओगिलवी, प्रासून जोशी, अलेक्जेंडर रमेल। बताइए 110 का क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड ओगिलवी। ठीक है, तो विज्ञापन का पितामह किसको कहते हैं? ओगिलवी को। और ध्यातव्य है कि विज्ञापन का आधुनिक पितामह एल्बर्ट डेविस लास्कर को कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का मतलब क्या है? एलसीडी याद रखना है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ देख लीजिए। मॉनिटर क्या है पूछा जा सकता है, तो ये आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सबसे अधिक किया जाता है और इसी के माध्यम से कंप्यूटर पर होने वाले कार्यों की सूचना मिलती है और इसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। वर्तमान समय में एलसीडी मॉनिटर का प्रयोग अधिक किया जाता है और लिक्विड से बने होने के कारण इसके प्रयोग से लाइट या ऊर्जा की बचत होती है और एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे सेरीग्राफ किसका टेक्निक नाम है? बताइए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, वुडकट प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ। क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, अब देख लीजिए इसको। स्क्रीन मुद्रण वर्तमान समय में मुद्रण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसको सेरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिल्क या नायलॉन का एक महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है जिसमें जाली या मेंस होता है, इसलिए इसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाला है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है फोर एज, वॉल, स्टिचिंग, स्पाइन। क्या होगा पिछले सिरे को? मतलब मोटाई को। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इसको स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए किताब का पिछला सिरा मतलब मोटाई को स्पाइन और किताब की जो मोटाई को होता है ना उसको वॉल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है पिछले सिरे की मोटाई को स्पाइन और किताब की मोटाई को वॉल कहते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर, 7 दिसंबर। ऑप्शन बी ये है 19 अगस्त को। नेक्स्ट है छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत। कहाँ हुई थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चीन में होती है। ठीक है, छपाई कला की खोज कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। कहाँ पर? चीन में होती है और चीन में ही लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण छपाई कला का आरंभ भी यहीं से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? बताइए। लैटिन, रोमन, फ्रेंच, स्वीडिश। क्या होगा 116 का? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये है लैटिन। ठीक है, लगभग 400 ईसा पूर्व में ग्रीक अक्षरों में आड़े, खड़े और कोणात्मक स्ट्रोक का प्रयोग प्रारंभ हुआ और अक्षरों को गोल, वर्गाकार और त्रिभुजाकार बनाया जाने लगा, जैसे ओ,
गोल है, ETMR वर्गाकार है, ए को त्रिभुजाकार बनाया जाने लगा। प्राचीन लैटिन के 21 वर्णों को आधुनिक 26 वर्णों में का स्वरूप दिया गया, जो वर्तमान में ये सब प्रचलित हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन जो लैटिन भाषा के वर्ण हैं उनको आधुनिक मतलब कितने वर्णों में, तो 26 वर्णों में। कितने लिए गए हैं लैटिन से, 21 लिए गए हैं। ठीक है, आगे। कोई नाम चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, बॉन्ड, कंपनी। बताइए। हाँ, ऑप्शन ए ये होगा ट्रेडमार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी कंपनी की सामूहिक छवि व्यापारिक चिन्हों से बनती है, जिसमें कंपनी का प्रतीक चिन्ह, मोनोग्राम एवं लोगो शामिल होते हैं, जिसको सरकार के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जिसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। ट्रेडमार्क से वस्तु की उपयोगिता का पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, जॉन सैनफेंडर ने किसका आविष्कार किया? इंटेग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, लेटर प्रेस। क्या होगा? ऑप्शन सी लिथोग्राफी। तो देखिए क्या दे रहा है, एक सेकेंड, चलिए। सैनफेंडर को लिथोग्राफी का आविष्कारक माना जाता है। सैनफेंडर ने इस प्रक्रिया को रसायन मुद्रण का नाम दिया था और इसका लिथोग्राफ नामकरण 1813 ईस्वी में एच बैक्स ने किया और भारत में 1822 में कोलकाता में फ्रांस के कलाकार बेलनोस और सेविग्ना द्वारा लिथोग्राफी मुद्रण प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? ये बताइए, क्लास पसंद तो आ रही है ना, इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है, बताइए। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बंगाल गजट। देखिए हम गला फाड़ रहे हैं, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तो आपको ये क्लास बेकार नहीं जाने देनी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, सभी तक शेयर करनी है। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है बंगाल गजट। नेक्स्ट, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है? समय, जगह, प्रोडक्शन, रंग। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए ये है समय। देख रहे हैं हर क्वेश्चन के बाद हम बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, तुरंत आंसर बता रहे हैं, तुरंत जल्दी जल्दी कर रहे हैं और गले में मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कूट दिया हो हमें, गले में इतना भयंकर दर्द हो रहा है। वर्तमान समय में प्रचार के माध्यमों में पोस्टर, टेलीविज़न, नुक्कड़ नाटकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सबसे महंगा एवं प्रभावशाली प्रचार का माध्यम टेलीविज़न मीडिया को माना जाता है। ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। इस माध्यम में धन की भरपाई समय के अनुसार की जाती है। फिर है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी, अम्लांकन, वुड कट, सिल्क स्क्रीन छपाई। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई। ठीक है, एक लकड़ी के फ्रेम में सिल्क अथवा मोल्टिंग क्लॉथ को कैनवास की तरह लगा देते हैं, फिर उस पर लिथो के स्टोन प्लेट की ही तरह आकृति उतार लेते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा? विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किया था आर.के. नारायण, अजीत निनान, के.एस. कुलकर्णी, आर.के. लक्ष्मण। ऑप्शन डी आर.के. लक्ष्मण। तो गट्टू का निर्माण आर.के. लक्ष्मण ने। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को कर्नाटक मैसूर में होता है। यह भारत के कार्टूनिस्ट कलाकार हैं। इनकी कॉमन मैन नामक रचना द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी गई थी, जो कार्टून श्रृंखला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? 210 × 297। बताइए, आपके सामने है A4 साइज की माप पूछी है। और देखिए, अगर आप लोग बोलें तो डिटेल ना पढ़ाएं, अगर आप लोग बोलें तो डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ, कमेंट में बता दीजिएगा कि पढ़ना है, सीरियसली होके पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अगर ऐसे ही मौज मस्ती में निकलना है तो हम आराम से, हमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, जो अभी इतनी घंटा भर गला फाड़ रहे हैं। ठीक है, बता दीजिएगा। डिटेल पढ़नी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़नी हो तो हम ऐसे ही खींच देंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए 210 × 297 mm होती है। ठीक,
दे रहा है A4 कागज़ की वास्तविक माप क्या है, 210 × 297 mm है। और दे रहा है A0 कागज़ का आकार 1 वर्ग मीटर होता है। इसके आधे भाग को A1, चौथाई भाग को A2 और 8वें भाग को A3 कहा जाता है। ठीक है, अब A0 की माप क्या है, 841 × 1189। A1 की माप क्या है, 594 × 841। A2 की माप क्या है, 420 × 594 mm है। ठीक है, और A3 की माप क्या है, 297 × 420। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, A4 की तो पता ही है सभी को, 210 × 297। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन मूर्तिकार है। राम किंकर बैज, MF हुसैन, अनुपम सूद, रणवीर सिंह बिष्ट। क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। ठीक है, तो देख लीजिए इनके बारे में क्या है, दे रहा है राम किंकर बैज का जन्म 1910 में होता है। कहाँ, बंगाल में। और कहाँ पर, बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव पड़ता है, यहाँ पर। और शांति निकेतन के खुले आकाश में इन्होंने सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक शिल्प बनाया था, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 427 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और MF हुसैन ये प्रगतिशील कलाकार कला जगत में अपनी पहचान बनाने में निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। और इनकी आगे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ठीक है, 1947 ईस्वी में वे मुंबई के स्थानीय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में भी थे। और अनुपम सूद की बात की जाए तो ये उत्कृष्ट छाया चित्रकार, इन्होंने छाया चित्रण को न केवल कलात्मक और भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए बल्कि सारगर्भित सामाजिक टिप्पणी करने के लिए भी अपनाया है। ठीक है, फिर दे रहा है रणवीर सिंह बिष्ट जन्म गढ़वाल में होता है और इनकी कला शिक्षा लखनऊ आर्ट कॉलेज से होती है। और इन्होंने सर्वोत्तम जलरंग चित्रण के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित भी इनको किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं, 26, 24, 28, 22। क्या होगा 125 का, बताइए फटाफट से। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है 24। ठीक है, अब देखिए एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो ये मॉडल नहीं था, ये जो आपका 2013 का पेपर था, यहाँ से आज आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा हर चीज़। देखिए गला फाड़ रहे हैं, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, हर एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें और हर चीज़ को ऐसे मतलब कि घुमा फिरा के हर चीज़ बताई जाए। हम डायरेक्टली आपको हर चीज़ बता रहे हैं और पूरी फुल डिटेल में, कोई भी मतलब थोड़ी सी भी कमी नहीं समझ में आ रही होगी आपको, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों को बस ये करना है कि क्लास को देखना है। ठीक है, कोई भी क्लास को छोड़ेगा नहीं, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वो क्लासें हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, सभी लोगों ने रट लिए हैं, लेकिन जो डिटेल पढ़ाई है हमने, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आराम से पढ़ लीजिए डिटेल में, और फिर आपका जो ये मतलब क्वेश्चन है, मतलब डिटेल को छोड़कर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, हर चीज़ आपको मिलेगी, बस बने रहिए वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर, और क्लास कैसी लगी सभी लोग बताइए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में भी छाप के आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर क्लास करते हैं ऑफ, बहुत लंबी हो रही है।